आज की क्लास में हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ दो कंट्रीज़ का कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि साउथ एशिया की पॉलिटिक्स का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है और वो टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। स्पेशली कश्मीर इशू को लेकर बात करेंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। और मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमने स्टार्ट की है और ये कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर का टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, जैसे हमने इसमें मेन 6 पॉइंट्स कवर करे हैं एनसीईआरटी को बेस बनाकर, और एनसीईआरटी की ही वन लाइन कवर की है। द कश्मीर इशू, कॉन्फ्लिक्ट ओवर द सियाचिन ग्लेशियर, आर्म्स रेस बिटवीन द टू कंट्रीज, बोथ द गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर एंड डिमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से पूरी क्लास कवर करूँ। तो सबसे पहला जो इसमें इशू हम डिस्कस करेंगे, द कश्मीर इशू। कश्मीर, एक बात बताओ, जैसे कश्मीर को लेकर हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। अब एक ही घर को दो लोग अपना अपना बताएंगे, एक कह रहा है ये हमारा है और दूसरा कह रहा है ये हमारा है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कुछ ऐसा ही किसको लेके है? कश्मीर को लेकर। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे द कश्मीर इशू। देखो, मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट करे हैं। इसमें हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। कश्मीर इशू, सियाचिन ग्लेशियर वाला पॉइंट, सर क्रीक, इंडस रिवर्स, न्यूक्लियर आर्म्स रेस एंड म्यूचुअल सस्पिशन, ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन कवर करेंगे। अब कश्मीर इशू के बारे में आप सबको पता है कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर क्या था? प्रिंसली स्टेट था। आपको पता है कि हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब हमारी प्रिंसली स्टेट थी, और उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें, या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, और या वो अपना इंडिपेंडेंट रूल करें। राइट। अब जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, और वहाँ के महाराजा कौन थे? राजा हरि सिंह। तो उन्होंने ना इंडिया को ज्वाइन किया ना पाकिस्तान को, और उन्होंने इंडिपेंडेंट रूल किया। ठीक है, कोई बात नहीं, बट कश्मीर पे तो पाकिस्तान की नज़रें शुरू से टिकी हुई हैं। वहाँ पर ट्राइबल अटैक हुआ, 1947 की बात कर रहे हैं हम, और फिर जो महाराजा हरि सिंह थे वो कहाँ हैं? इंडिया के पास हेल्प मांगने। फिर इंडिया ने भी कहा ठीक है, आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करने पड़ेंगे, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अभी ये सारा जो राजा हरि सिंह, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जब हम इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे उसके फर्स्ट चैप्टर में सब डिटेल में करेंगे, टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम कवर करते चलते हैं। ठीक है, तो इंडिया ने फिर उन्होंने साइन किए और इंडिया ने उनकी हेल्प करी, और उसी दिन से कश्मीर ऑफिशियली किसका हो गया? इंडिया का। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अभी सिर्फ मैप पे नज़र रखते हैं, बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप कहानी सुनो। और उसी दिन से कश्मीर चलो इंडिया का हो गया, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ती हैं। बट क्यों है कश्मीर इतना इम्पॉर्टेंट? क्यों पाकिस्तान उसे कैप्चर करना चाहता है, इधर से चाइना उसे कैप्चर करना चाहता है? सबसे वन इम्पॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। आप उसकी लोकेशन देखो, कश्मीर इंडिया, इधर से पाकिस्तान, इधर से चाइना, इनके बीच है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी ऐसी है कि सबकी नज़रें इस पे हैं। उसके बाद अगर आप इमोशनल और पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस भी है कि दोनों कंट्रीज़ अपनी आइडेंटिटी इससे जोड़ती हैं कश्मीर को लेकर। चलो मेन आते हैं अब कश्मीर को लेकर। 1947-48 में कश्मीर को लेकर हमारे कंट्रीज़ में वॉर हुई। फिर क्या हुआ? कश्मीर का डिवीज़न हो गया। आप देख सकती हैं, ये देखो, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इतना कश्मीर किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसके बाद 1965 की वॉर देखो, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो फिर इंडिया पे अटैक हुआ, टेंशन और बढ़ गई दोनों कंट्रीज़ के बीच। उसके बाद आप 1971 की वॉर देख लो, देखो 1947 में हुई, 1965 में हुई, फिर 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हो रहे थे इंडिपेंडेंट को लेकर, तो इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान की हेल्प करी। जब बांग्लादेश का टॉपिक पढ़ाया है मैंने, तो उसमें डिटेल में सब कुछ कराया है। फिर तो उसमें इंडिया की बहुत कमेंडेबल विक्ट्री हुई, और इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी उस समय। तो 1971 में इंडिया की जो विक्ट्री थी बांग्लादेश का बनना, बट कश्मीर इशू एज़ यूजुअल अभी भी वैसा ही है, वो सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद आप 1999 की कारगिल वॉर देख लो,
हाई एल्टीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट, दुनिया की अटेंशन साउथ एशिया पर, और दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों के बीच कंटिन्यू कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। सिर्फ कश्मीर को लेकर नहीं, और भी इशू हैं, रिवर वाटर को लेकर है, सियाचिन ग्लेशियर है, वो सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है लाइन टू लाइन। ये तो हमने चलो कहानी सुन ली। द कश्मीर इशू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द मोस्ट सैलिएंट एंड ओवरवेलमिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफ कोर्स द वन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान soon after the partition. The two countries got embroiled in a conflict over the fate of Kashmir. The Pakistani government claimed the Kashmir belonged to it. Wars between India and Pakistan 1947, 65, मैंने 71 बताया, 1999 Kargil war, and the 1947-48 war resulted in the division of the province into Pakistan-occupied Kashmir and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the line of control. In 1971, India won a decisive war against Pakistan, but the Kashmir issue remained unsettled. 1971 जब बांग्लादेश बना, ये मैप मैंने आपको शो करा है, अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 1947 की वॉर से ये वाला एरिया जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये हमारा कश्मीर किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। और ये अक्साई चीन रीजन 1962 की वॉर, वो हम जब इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड जो इशू है दोनों कंट्रीज़ के बीच, वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। सियाचिन ग्लेशियर इसको लेकर इसलिए इशू है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच ना जो बॉर्डर है वो अनक्लियर है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो बहुत बर्फीला है और मतलब नैरो है, तो जो बॉर्डर है वो अनक्लियर है। तो उधर से पाकिस्तान भी इसको क्लेम करता है कि इस पर उसका कंट्रोल है, स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसमें सियाचिन का जो बर्फीला एरिया था, बिल्कुल नैरो एरिया जहाँ पे -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उसका क्लियर डिमार्केशन नहीं हुआ। अब जब क्लियर डिमार्केशन नहीं हुआ, क्योंकि वही तो इशू है, अनक्लियर बॉर्डर है दोनों कंट्रीज़ के बीच, और उसका ये रिज़ल्ट रहा कि पाकिस्तान ने जो फॉरेन माउंटेनियरिंग थे उनको यहाँ आना अलाउ कर दिया। अब इसके अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत चलाया। कब? इन 1984, और सभी मेजर जो पीक्स थे सियाचिन ग्लेशियर के उनको कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर होने के बाद, और इंडिया क्योंकि हाइट पे हो गया, मतलब ऊंचाई पे होने के कारण इंडियन आर्मी का डोमिनेंस बना रहता है और वो पाक की हर हरकत पर अपनी नज़र रखता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हाईएस्ट कोल्डेस्ट बैटल फील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, इसलिए ये बहुत बहुत मतलब आप कह लो कि स्ट्रेटजिकली और जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के लिए अच्छा है कि इंडिया पाकिस्तान पे नज़र रखते हैं क्योंकि हम हाइट पे रहते हैं, हमारी जो आर्मी है। ठीक है, तो इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है दोनों कंट्रीज़ के बीच। एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन क्या लिखा है फटाफट करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ओवर द सियाचिन ग्लेशियर 12,000 फीट अबव द सी लेवल। अभी मैंने क्या बताया? हाईएस्ट कोल्डेस्ट बैटल फील्ड है। ऑल्सो लेड टू अ कॉस्टली वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। पाकिस्तान had sent troops in large number with the view of to strengthening its hold over the glacier. India retaliated, and in 2005 our Prime Minister declared the region a zone of peace. आगे बढ़े, 2 पॉइंट लर्न हो गए। एक हमने क्या किया? कश्मीर इशू, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ओवर द सियाचिन ग्लेशियर। 2 पॉइंट हो गए, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से पॉइंट्स में कवर करेंगे। उसके बाद आर्म्स रेस बिटवीन द टू कंट्रीज़। बिल्कुल, एक तो कोल्ड वॉर चल रही थी जैसे रशिया और यूएसए के बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तो उनके बीच में भी आर्म्स रेस चल रही थी ना। उसी तरीके से हम जो है इंडिया और पाकिस्तान, हमारे बीच में भी कंटिन्यू आर्म्स रेस चल रही है। द आर्म्स रेस बिटवीन द टू कंट्रीज एंज्यूम्ड अ न्यू कैरेक्टर विद बोथ स्टेट्स एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिसाइल्स टू डिलीवर सच आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर इन द 1990s. In 1998, India conducted nuclear explosion in Pokhran, and Pakistan responded within a few days by carrying out nuclear tests in Chagai Hills. एक सेकेंड, आप मैप में देखो, फटाफट से लर्न हो जाएगा। हाँ, ये देखो, हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? जब इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इन 1974, 18 में 1974। ठीक है, आपको मंथ डेट नहीं याद, कोई बात नहीं, ईयर याद रखना। उसके बाद पोखरण फर्स्ट टेस्ट हुआ,
उसके बाद सेकंड आपका 1998 पोखरण सेकंड टेस्ट, जब हमारे महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। क्लियर हो गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया इन 1998, अब देखो डेट का देखो, मई आई थिंक 11 और 13 है इनकी डेट, देखो मई 28 और 30 1998। और ये कहाँ पे फिर उन्होंने चगाई टेस्ट किया। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ती हैं। वही लाइन हमने यहाँ पे कवर करी कि जैसे हमने टेस्ट किया तो फिर पाकिस्तान ने भी तुरंत रिस्पॉन्ड किया। एंड सिंस देन इंडिया एंड पाकिस्तान सीम टू हैव बिल्ट अ मिलिट्री रिलेशनशिप इन विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्ट एंड फुल स्केल वॉर हैज़ डिक्लाइन। क्योंकि हमें पता है कि अगर वॉर होती है तो उससे चाहे कोई कंट्री जीते या हारे सॉरी मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई कंट्री जीते या हारे नुकसान दोनों को होगा। तो इट्स बेटर कि अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें नेगोशिएशन और मीडिएशन के थ्रू सॉर्ट आउट किया जा सके। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट्स कवर करें, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। पहला हमने कश्मीर इशू करा, फिर सियाचिन ग्लेशियर एंड आर्म्स रेस बिटवीन द 2 कंट्रीज। 4th पॉइंट करेंगे, बोथ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ each other. The Indian government has blamed the Pakistan government for using a strategy of low-key violence by helping the Kashmiri militants with arms, training, money and protection to carry out terrorist strikes against India. बिल्कुल जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो कश्मीरी मिलिटेंट्स को आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी हर तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सपोर्ट करती है। और सेम इसी तरीके से पंजाब में खालिस्तानी मिलिटेंट्स को हेल्प करी जा रही है, उन्हें आर्म्स से, उन्हें ट्रेनिंग, उन्हें मनी से, हर तरीके से हेल्प प्रोवाइड करी जा रही है कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इट्स स्पाई एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI is alleged to be involved in various anti-India campaigns in India's northeast, operating secretly through Bangladesh and Nepal. उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI वो भी कंटिन्यू इन्वॉल्व रहती है एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में। आपके नॉर्थ ईस्ट वाला रीज़न देख लो। उसके बाद हमारे जो बांग्लादेश है और नेपाल है वहाँ से ये लोग आराम से एंट्री कर लेते हैं इंडिया में, वीज़ा वगैरह की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। और हमारे इंडिया में जो कि हमारी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत कंसर्न का मुद्दा है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्न ब्लेम्स द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर फॉर्मेटिंग ट्रबल इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडिया को ब्लेम करती है कि हम एंटी पाकिस्तानी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान में। चलो उसके बाद ये 4th पॉइंट देखो, 4th पॉइंट द शैडो वॉर म्यूचुअल सस्पिशन। ये देखो कश्मीर का हो गया, पंजाब का हो गया, नॉर्थ ईस्ट का हो गया। हेल्पिंग मिलिटेंट्स विद आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद पंजाब प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स विद आर्म्स एंड एम्यूनेशन। ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ऑपरेट सीक्रेटली थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल टू टर्न एंटी इंडियन कैंपेन्स। ओके। और पाकिस्तान वो भी हम पे ब्लेम करती हैं कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिवली फॉर्मेट इंटरनल ट्रबल एंड प्रोविंशियल टारगेट डायरेक्ट इंटरफेरेंस एंड डिस्टेबलाइजेशन ऑपरेशन इन द प्रोविंस ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। रिपीट हो गए। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट्स में शॉर्ट में हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। यहाँ से अगर जो एक MCQ में 1 मार्क का भी क्वेश्चन बनता है, 1960 की वाटर ट्रीटी, जिसमें मीडिएशन का रोल किसने प्ले किया था? वर्ल्ड बैंक ने। और उसके मीडिएशन के बाद जो इंडस, झेलम और चेनाब ये रिवर्स का 80% वाटर कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। ओके। और रावी, व्यास, सतलुज वो किस किस्से में आई थी? इंडिया के। क्लियर। चलो अब करते हैं। और रिवर वाटर को लेकर तो डिस्प्यूट होता ही है। जब हमारे इंडिया में ही दो राज्यों के बीच रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट होती हैं, तो ये तो अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ओके। डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर एंड देयर वाज आल्सो अ डिस्प्यूट ओवर द वाटर ऑफ रिवर्स इंडस, झेलम एंड चेनाब दैट फ्लो थ्रू कश्मीर टू पाकिस्तान। अभी मैंने मैप में शो किया। एंड इंडिया अडॉप्टेड अ लिबरल एटीट्यूड इन दिस रिगार्ड, अदरवाइज मेनी पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द हॉट डेजर्ट सैंड। उसके बाद 1960 की वाटर ट्रीटी, वेरी इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बाय द 2 कंट्री। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड पूरी PDF है, तो MCQ जो बनेंगे वो भी इन्हीं में से बनेंगे। वो मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं, येलो कलर से हाईलाइट भी कर रखे हैं। एंड पुट पाकिस्तान इज अफ्रेड दैट द फ्लो ऑफ वाटर कैन बी स्टॉप डिस्पाइट द ट्रीटी। बट ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया का ऐसा रवैया थोड़ी है, नहीं ना। चलो
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सर क्रीक का लास्ट पॉइंट। देयर आर स्टिल सम माइनर डिफरेंस अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी एंड द यूज़ ऑफ द रिवर वाटर। दोनों कंट्रीज मिलजुल के अपना नदी का पानी इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं। उसके बाद द टू कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन लाइन इन सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ। अब ये पॉइंट ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको आप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सर क्रीक आपको लाइन दिख रही है, रन ऑफ कच्छ भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इशू है वो अनक्लियर बाउंड्री है। जैसे गुजरात की रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के जो सिंध रीजन है उसके बीच ये 96 किलोमीटर की लंबी खाड़ी है, 96 किलोमीटर की, ठीक है। और जो डिस्प्यूट है ना वो जो समुद्री सीमा को लेकर है, क्योंकि भैया अगर जिसका कंट्रोल होगा तो वहाँ के रिसोर्सेज पे भी उसी देश का अधिकार होगा। तो ये डिस्प्यूट भी एक तरह से बना हुआ है, क्लियर, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर। चलो अब आपको मैप में क्लियर होगी ना, सर क्रीक, रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध रीजन के बीच जो 96 किलोमीटर की लंबी खाड़ी है। चलो, द डिस्प्यूट सीम्स माइनस बट देयर इज एन अंडरलाइंग बॉडी दैट हाउ द डिस्प्यूट इज सेटल मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंट्रोल ऑफ सी रिसोर्सेज इन द एरिया एडजॉइनिंग सर क्रीक। मैप के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मैप माइंड में, तो आप ये पॉइंट एग्जाम में कवर कर लोगे। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान आर होल्डिंग नेगोशिएशन ऑन ऑल दीज इशूज़। किसी भी का मसला भी सुलझा नहीं है। चलो उसके बाद ये टॉपिक करने के बाद अब कंक्लूजन पे आते हैं। ऑन गोइंग डायलॉग, सेम सारे वही इश्यूज़ हैं जो ऑन गोइंग हैं, सुलझे कोई नहीं है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, एक दूसरे को सस्पिशियस नज़रों से देखना, न्यूक्लियर पॉस्चर हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, सर क्रीक एंड इंडस रिवर को लेकर। अगर हम छोटे छोटे मुद्दों पर इसी तरीके से लड़ते झगड़ते रहेंगे, अगर हम पीस मेंटेन करेंगे तो दोनों देश अपने अपने लेवल पे अपना विकास कर सकेंगे। और दोनों देशों को शांति स्थापित करने के लिए दोनों के बीच मीडिएशन होना चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, वॉयलेंस कम होने चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कश्मीरी पीपल हैं उनकी वॉइस को सुनना चाहिए, नहीं, कश्मीरी पीपल की वॉइस को सुनना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर एक लाइन की बात करें तो वॉर क्रिएट्स बॉर्डर बट पीस बिल्ड फ्यूचर्स। इट मीन्स युद्ध तो सीमाएं बनाती हैं लेकिन शांति भविष्य का निर्माण करती है। एंड दोनों देश जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस सिर्फ कंट्रीज़ के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस मेंटेन हो जाए तो इससे पूरे साउथ एशियन जो भी हमारी कंट्रीज़ हैं उनमें पीस मेंटेन होगी। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबर करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे चैप्टर के रह गए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय।